हेलो, मैं हूं राम प्रवेश सिंह। मास्टरमाइंड ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। सभी व्यक्तियों का स्वागत है। आज हम क्लास 10th को पढ़ाएंगे, जिसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने द्विघात समीकरण है, जो गणित में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, यदि आपको मेरी पढ़ाई आपको अच्छी लगेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? द्विघात समीकरण। तो पहले तो इसको यहाँ पे रोकते हैं। द्विघात, बात करते हैं समीकरण का। समीकरण, जिसको हम इंग्लिश में इक्वेशन बोलते हैं। समीकरण मीन्स व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ द इक्वेशन? समीकरण की क्या परिभाषा है? तो हम क्या बोलेंगे? किसी दिए हुए चर का ऐसा मान, किसी दिए हुए चर का ऐसा मान जो संतुष्ट कर दे, जो दिए गए मानों को संतुष्ट कर दे, या मतलब चर का एक ऐसा मान जो दिए गए फंक्शन को संतुष्ट कर दे, सेटिस्फाइड कर दे, उसे हम समीकरण कहेंगे। मतलब समीकरण में क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया कि x² + 5x + 6 = 0। एक इक्वेशन लिख रहा हूं और भी लिख दिया, जैसे लिख दिया 2x + 5 = 7। मीन्स इसमें क्या है कि जो अज्ञात x है, क्योंकि यहाँ पे x अज्ञात है, ज्ञात तो है नहीं, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब x की जो वैल्यू आएगी वह वैल्यू क्या करेगी, उस मानों को सेटिस्फाइड कर देगी, संतुष्ट कर देगी। मीन्स चर का एक ऐसा मान जो दिए गए फलनों को, दिए गए समीकरण को संतुष्ट कर देता है। द्विघात समीकरण में क्या होता है? द्विघात समीकरण एक ऐसा समीकरण जिसमें अधिकतम दो घात हो, उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। कोई कहता है कि रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? क्योंकि समीकरण मुख्य तौर पे 3 होते हैं: रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण। वैसे बढ़ाने के लिए तो बढ़ाते जाएंगे, चतुर्घात समीकरण, पंचघात समीकरण, षष्ठघात समीकरण, बट आप मुख्य तौर पे 3 समीकरण को क्लियर करेंगे: एक रैखिक समीकरण, एक द्विघात समीकरण, एक त्रिघात समीकरण, और साथ साथ चतुर्घात समीकरण भी कर सकते हैं। क्योंकि मतलब इंटर लेवल तक 4 समीकरण तक हल किया जाता है, क्योंकि जितना ही समीकरण को बढ़ाएंगे उतना ही डिफिकल्ट होता जाता है। तो हम बात पहले कर लेते हैं रैखिक समीकरण क्या होता है। रैखिक समीकरण एक ऐसा समीकरण जिसमें अधिकतम एक घात हो। एक ऐसा समीकरण जिसमें अधिकतम एक घात हो, उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। आपसे कोई पूछ दे व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो बोलेंगे सर एक ऐसा समीकरण जिसमें घातों की संख्या मतलब अधिकतम एक हो, उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, चर पर घात रहता है, चर आपका x, y, z कुछ भी हो सकता है, तो रैखिक समीकरण क्लियर। द्विघात समीकरण में, जैसे रैखिक समीकरण से एक एग्जांपल उठा लें, जैसे मान लीजिए 2x - 5 = 7, 7x + 8 माइनस क्या करते हैं बस बराबर 0, ऐसे। ये सब क्या है? रैखिक समीकरण है। ठीक है, और एक और उठाते हैं, जैसे अभी उसको बताते हैं, दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण, दो चर राशि वाले, मतलब ये हो गया रैखिक समीकरण। ये क्या है? एक चर राशि वाले रैखिक समीकरण है, क्योंकि इसमें कितने चर हैं? एक चर है। अर्थात हम
एक और उठा दें एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए 5x प्लस 3y प्लस 2 बराबर 0। इस एग्जाम्पल को देखिए और इस एग्जाम्पल को देखिए, ये दोनों एग्जाम्पल, इसको मिटा लेते हैं, इन दोनों एग्जाम्पल को देखिए। पहला एग्जाम्पल भी रैखिक समीकरण को शो कर रहा है और दूसरा एग्जाम्पल भी रैखिक समीकरण को प्रदर्शित कर रहा है। यदि आपसे कोई पूछे कि इन दोनों में अंतर क्या है भाई, जब ये रैखिक समीकरण ये भी है, रैखिक समीकरण ये भी है, तो अंतर क्या है, तो आप बोलेंगे कि जो पहला एग्जाम्पल है वह एक चर राशि वाला रैखिक समीकरण है। क्या है? एक चर राशि वाला रैखिक समीकरण है। और ये जो दूसरा एग्जाम्पल उठाया गया है यह दो चर राशि वाला रैखिक समीकरण है। ये ध्यान दीजिएगा, मतलब कितना ही चर राशि वाला हो लेकिन उस पर अधिकतम घात कितने होंगे? एक और उठाते हैं, जैसे x धन 3x धन 2y धन 5z इजिकल टू 0। अब ये किस प्रकार का समीकरण हो गया? ये तीन चर वाला रैखिक समीकरण होगा, तीन चर राशि वाला रैखिक समीकरण हो गया। मीन्स यू सी देयर आर 3 टाइप ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन इन द राइट ऑफ व्हाइट बोर्ड, यू नो। मीन्स पहला एक चर राशि वाला रैखिक समीकरण, दूसरा दो चर राशि वाला रैखिक समीकरण, क्योंकि इसमें दो चर आ गया है, एक x और एक y आ गया है। इसमें तीन चर राशि वाला रैखिक समीकरण, क्योंकि इसमें तीन चर x, y और z आ चुका है। क्लियर? समझ में आई मेरी बात? एक बार और हम आपको बता देते हैं। रैखिक समीकरण एक ऐसा समीकरण जिसमें चरों के घातों की संख्या अधिकतम एक हो, उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। यदि किसी समीकरण में एक चर होता है तो उसे हम एक चर राशि वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। यदि किसी समीकरण में दो चर होता है तो उसे हम दो चर राशि वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। यदि किसी समीकरण में तीन चर होता है तो उसे हम तीन चर राशि वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। ये तो बात हुई रैखिक समीकरण की। अब हम बात करते हैं द्विघात समीकरण की, जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। तो द्विघात समीकरण में क्या कि एक ऐसा समीकरण जिसमें अधिकतम कितने घात हो? दो घात। भाई द्विघात रहेगा तो दो घात, त्रिघात रहेगा तो तीन घात, चतुर्थ घात रहेगा तो चार घात, पंचघात रहेगा तो पांच घात, मतलब मैक्सिमम पावर। तो द्विघात समीकरण तो आप सिंपल बता सकते हैं कि एक ऐसा समीकरण जिसमें अधिकतम दो घात हो उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे x स्क्वायर धन 3x धन 2 इजिकल टू 0। एक और उठा देते हैं, y स्क्वायर धन 9x धन 18 इजिकल टू 0। एक और उठा देते हैं, z स्क्वायर प्लस 4 सॉरी यहाँ 9y स्क्वायर है तो यहाँ y लिखेंगे, सॉरी, जो मतलब एक समान चर होना चाहिए। अब ऐसा नहीं हो कि एक जगह हम x लिख दिए, दो घात वाला x रहे और एक घात वाला y रहे, ना, वो गलत हो जाएगा सवाल। एक ही प्रकार का चर होना चाहिए एक समीकरण में। किस रूप में? द्विघात समीकरण में। मीन्स कहने का मतलब ये कि द्विघात समीकरण वाले सवालों में एक ही चर होना चाहिए, ठीक है? उसमें दो प्रकार के चर नहीं होना चाहिए, नहीं तो कहीं x हो जाए कहीं y हो जाए तो गलत हो जाएगा। जैसा कि अभी मैं लिख दिया था z स्क्वायर प्लस, तो यहाँ z लिख देना, तो जो हमारे एक घात होगा वो भी z के रूप में होगा, तो 4z प्लस 4 इजिकल टू 0। इस तरह से आप क्या देख रहे हैं, ये द्विघात समीकरण से रिलेटेड सवाल है। मीन्स एक ऐसा समीकरण जिसमें घातों की अधिकतम दो घात हो उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण का व्यापक सूत्र होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0।
द्विघात समीकरण का व्यापक सूत्र क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें एक बहुत मजे की बात, रैखिक समीकरण में चर के कितने मान आएंगे? 1 मान आएंगे। द्विघात समीकरण में जो अज्ञात चर होता है उसके कितने मान आएंगे? 2 मान। त्रिघात समीकरण में कितने मान आएंगे? 3 मान। मतलब उसके कितने हल होंगे? 3, 2, 1 रैखिक समीकरण में, 2 द्विघात समीकरण में, 3 त्रिघात समीकरण में। चलिए मैं एक एक एग्जांपल उठाता हूं रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण से। जैसे मैं लिख दूं कि 2x धन 5 इज इक्वल टू, आपका लिख दिया मैंने 19। 2x प्लस 5 इक्वल टू 19, यह रैखिक समीकरण है। इसमें चर के कितने मान आएंगे? 1 मान आएंगे। चर का मतलब 1 हल होगा, तो हम लिख देंगे 2x इक्वल टू 19 माइनस 5, यानी 2x इज इक्वल टू 19 में से 5 गया 14, कट गया कितनी राउंड में? 7 राउंड में, x इक्वल टू 7। अर्थात अज्ञात जो चर था उस चर का कितना मान आया? 1 मान, और वह क्या है? 7। 100% ये 7 इस अज्ञात x के जगह स्थान पे प्लेस करेंगे, रखेंगे और रख के सरल करेंगे तो वह राइट की वैल्यू को क्या करेगा? सेटिस्फाइड कर देगा। देखिए 7 दूना 14, क्योंकि 2 है, 2 से 14 और 5 19, सेटिस्फाइड कर दिया। अब बात करते हैं अगले द्विघात समीकरण में कितने मान आएंगे। जैसे मैंने लिख दिया x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसमें x के कितने मान आएंगे? 2 मान। क्यों 2 मान आएंगे? क्योंकि ये द्विघात समीकरण से रिलेटेड है। अब यहाँ पे ये देखना है कि वो 2 मान कौन है जो इस समीकरण को संतुष्ट कर देंगे। संतुष्ट करने का मतलब ये है कि जब हम x के मान को इसमें रखेंगे और रखने के बाद जब हम इसको हल करेंगे तो उसका परिणाम क्या आएगा? 0 आना चाहिए। तो कहेंगे कि x का दिया हुआ मान इस समीकरण को क्या कर दिया? संतुष्ट कर दिया। तो आइए 5 है, तो एक ऐसा प्रोसीजर बनाते हैं कि इसमें कितना और कितना जोड़ दें तो 5 आ जाएगा, अब गुणा करें तो 6 आ जाएगा। तो क्या आएगा? 3 और 2, 3 2 5 और 3 दूना 6। एक बहुत मजे की बात, जब तृतीय पद, जब ऐसे सवालों को सरल करना होता है तो यदि तृतीय पद धनात्मक हो तो मध्य पद की सेटिंग जो की जाती है वह जोड़ करके की जाती है। यदि तृतीय पद ऋणात्मक हो तो मध्य पद की जो सेटिंग की जाती है वह घटा करके की जाती है। ठीक है, तृतीय पद यदि ऋणात्मक हो तो मध्य पद की सेटिंग कैसे की जाती है? घटा करके की जाती है। चलिए इसी पे एक एग्जांपल और उठा लेते हैं, x² प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। ये दोनों सवालों को देखिए, यहाँ पे मैंने प्लस लिखा और यहाँ पे मैंने माइनस लिखा, बाकी के सब सेम है। तो यहाँ तृतीय पद धनात्मक है, तो जब मध्य पद की सेटिंग करेंगे तो उसमें हम जोड़ के करेंगे। यहाँ तृतीय पद ऋणात्मक है, तो जब मध्य पद की सेटिंग करेंगे तो यहाँ घटा के करेंगे। तो इसमें क्या होगा? कितना कितना जोड़ दें तो 5 आ जाएगा और गुणा करें तो 6 आ जाएगा। तो 3 और 2 आपको मिला था, 3 2 5, 3 2 ना 6। इसमें ये माइनस है ना तो घटाया जाएगा, किसमें से कितना घटा दें तो 5 आ जाएगा, गुणा करें तो 6 आ जाएगा। तो 6 और 1, 6 में से 1 गया 5 और 6 करना 6। तो एक बहुत मजे की जो मैं बात बता रहा था कि यदि तृतीय पद धनात्मक हो, ये समझने वाली बात है और आप इसे हमेशा के लिए रख लेंगे दिमाग में। यदि तृतीय पद धनात्मक हो तो मध्य पद की सेटिंग हम जोड़ के करेंगे, यदि तृतीय पद ऋणात्मक हो तो मध्य पद की सेटिंग हम घटा करके करेंगे। अंडरस्टैंड? चलिए x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, या आप इसको ऐसे भी सरल कर सकते हैं, x² प्लस 3 प्लस 2, यानी 3 और 2 जोड़ा जा रहा है
अब बाहर क्या है, x प्लस 6 इक्वल टू 0। नीचे आइए, एक्स स्क्वायर प्लस कोष्टक में 6 माइनस 1, चूंकि घटाना है क्योंकि तृतीय पद क्या है, ऋणात्मक है। एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस मीन्स एक्स का मल्टीप्लाई हम दोनों में करेंगे, तो एक्स का 3 में 3x, एक्स का 2 में 2x और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे हम और माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसमें क्या होता है, दो का समूह बना के कॉमन हो जाता है, दो का समूह बना के कॉमन हो जाता है। इसमें x कॉमन ले लिए, बचा क्या, x प्लस 3। इसमें क्या बचा, चूंकि अब ध्यान दीजिएगा क्या बचा अलग है, इस कोष्टक में क्या है, x प्लस 3। तो जब हम अगले में कॉमन लेते हैं तो थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि हम क्या कॉमन ले लें ताकि अगले जो ब्रैकेट में मान आए और पिछले ब्रैकेट के मान के क्या हो, इक्वल हो। तो 2x प्लस 6 में हमें ये ऐसा मान कॉमन लेना है ताकि जो ब्रैकेट बने वो किस तरह से बने, x प्लस 3 के रूप में बना, तो 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। फिर अब इस पूरे ब्रैकेट में कॉमन ले लेंगे, x प्लस पूरे ब्रैकेट में कॉमन क्या है, x प्लस 3 बचा हुआ मान, इसमें का x इसमें का 2 बराबर 0। ये देखिएगा दोनों पद बराबर धनात्मक है तो उसके आंसर क्या आएंगे, ऋणात्मक। जैसे x प्लस 3 इक्वल टू 0 तो x बराबर माइनस 3, प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि पक्षांतर करते समय चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। प्लस का माइनस हो जाता है और माइनस का प्लस हो जाता है। फिर ठीक इसी प्रकार x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 2। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये तो आप लंबी बातें हो गई, इसका शार्ट क्या होगा, सीधे आप यहां से कर सकते हैं। क्या लिखे थे, 3 और 2 लिखे थे ना, जोड़ने पे कर रहे थे ना, ये दोनों मान क्या थे, पॉजिटिव में थे, तो उसके आंसर क्या आएंगे, निगेटिव। मीन्स कहने का मतलब क्या है कि जो हम फैक्टर्स करते हैं उस फैक्टर का जो चिन्ह होता है उस चिन्ह का अपोजिट आंसर आता है। अगर फैक्टर में प्लस है तो आंसर माइनस में आएगा, अगर वो माइनस में है तो आंसर प्लस में आएगा। जैसे आप यहां कर रहे थे ना 6 और 1, तो घटा रहे थे ना, किसमें से, 6 में से 1 को, तो 6 पॉजिटिव था 1 निगेटिव था, तो जब हम आंसर लिखेंगे तो 6 निगेटिव हो जाएगा और 1 पॉजिटिव हो जाएगा। क्या आंसर आएगा, -6 और 1 आएगा। तो थोड़ा देख लेते हैं सही है कि गलत है। अब इसमें से कॉमन ले लेंगे, x प्लस 6 इसमें बन गया, ये -1 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि माइनस चिन्ह कॉमन लेने पे चिन्ह बदल जाता है। हमारा अगला ब्रैकेट जो बना है x प्लस 6 का बना है और दोनों के आगे निगेटिव चिन्ह है, तो जब हम माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तभी तो बनेगा मेरे भाई। तो -1 कॉमन ले लिए तो x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इस पूरे में कॉमन क्या है, x प्लस 6 और x माइनस 1 बराबर 0। क्योंकि x प्लस 6 कॉमन ले लेंगे ना तो इसमें से x बचेगा, इसमें से -1 बचेगा, मैंने लिख दिया। अब रही बात, ये देखिए x प्लस 6 पॉजिटिव में है तो इसका आंसर किस में आएगा, निगेटिव। लिख सकते हैं क्या, x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 तो x बराबर -6, इसको x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर 1। आपने क्या देखा, मतलब यहां पे एक बहुत समझने वाली बात ध्यान से सुनिएगा। जब द्विघात समीकरण को सरल करते हैं तो जब उसका फैक्टर हम करने जाते हैं तो हमारा सबसे पहला ध्यान कहाँ होना चाहिए, तृतीय पद पर होना चाहिए। प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद। तृतीय पद पे होना चाहिए जिसको कहते हैं अचर। यदि अचर धनात्मक होगा तो मध्य पद की जब हम सेटिंग करते हैं, जोड़ने या घटाने वाला कंडीशन, जोड़ने या घटाने पे प्रथम और तृतीय के जोड़ने या घटाने पे द्वितीय पद के मान के बराबर होना चाहिए और गुणा करने पर प्रथम और तृतीय के गुणनफल के बराबर रहना चाहिए। तो तृतीय पद यदि धनात्मक होगा तो मध्य पद की सेटिंग जोड़ के करते हैं, यदि तृतीय पद ऋणात्मक होगा तो मध्य पद की सेटिंग घटा के करते हैं। एक ये बात है स्पेशल नोट के रूप में। दूसरा ये, अगर उसके आंसर को उसी जगह क्लियर किया जाए,
तो यदि उसका फैक्टर अगर प्लस के रूप में है तो आंसर माइनस के रूप में आएगा, और अगर आंसर फैक्टर माइनस के रूप में है तो आंसर प्लस के रूप में आएगा। जैसे एक एग्जांपल, ये तो पूरा डिटेल था, अब मैं एक आध शॉर्टकट में दे देता हूं तुरंत का रिजल्ट। जैसे सपोज करिए मैं एक एग्जांपल उठाता हूं, एक्स स्क्वायर 9x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। या ध्यान दीजिएगा आंसर क्या आएगा, 18 है। हमें एक ऐसा फैक्टर करना है कि जोड़ने पे 9 आ जाए, गुणा करने पे 18 आ जाए, तो 6 और 3, यानी जोड़ने पे आ रहा है ना मेरे भाई। तो 6 3 दोनों पॉजिटिव, -6 -3 क्या हो जाएगा उसका आंसर, अर्थात -6 और -3 इस दिए गए समीकरण को क्या कर देगा, संतुष्ट कर देगा 100%। आप मान को रख के सरल कर लीजिएगा। जैसे एक और उठा देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस आपका हो गया 12x प्लस 27 इज इक्वल टू 0। 9 3 12 9 3 की 27, यानी 9 और 3 क्या हो रहा है उसका फैक्टर, तो दोनों का रिजल्ट पॉजिटिव है, तो उसके आंसर क्या आएंगे निगेटिव, -9 -3। चलिए एक और एग्जांपल उठाते हैं। जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस प्लस आपका हो गया 7x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 तृतीय परिणात्मक है, घटाने पे आएगा ना घटाने पे, तो 10 में से 3 गया, यानी 10 और 3। भाई ज्यादा में से कम घटाएंगे तभी पॉजिटिव आएगा, बात समझ में आ रही है ना, ज्यादा में से कम घटाएंगे तभी पॉजिटिव आएगा। तो 10 - 3 यानी यहाँ माइनस करना पड़ेगा, तो ये पॉजिटिव में है तो ये निगेटिव आंसर देगा, और ये निगेटिव में है तो ये पॉजिटिव में आंसर देगा। मैंने बताया ना, एक और उठाते हैं एग्जांपल। समझ में आ रही है मेरी बात है कि मीन्स फैक्टर करते समय जो मान आते हैं उस चिन्ह का सीधे अपोजिट कर देते हैं। पॉजिटिव में है तो निगेटिव में आंसर मिलेगा, निगेटिव में है तो पॉजिटिव में आंसर मिलेगा। एक और उठाते हैं, अभी तक तो प्लस प्लस चल रहा था। जैसे एक्स स्क्वायर -5x और आपको कर दिए माइनस आपका हो गया 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर -5x -14 इक्वल टू 0। आप क्या देखा, यदि हम 7 में से 2 घटा दें, भाई 7 में से 2 घटाएंगे तभी तो 5 आएगा, और 7 में 2 का गुणा करेंगे 14 आएगा। अब देखिए ज्यादा में से कम घटाएंगे ना तो पॉजिटिव में आएगा, ज्यादा में से कम घटाएंगे तो पॉजिटिव आएगा। अब ये कम में से ज्यादा घटाएंगे तो निगेटिव आएगा। अब ये माइनस अगर हम यहाँ लगा दें वो कम हो जाएगा, क्योंकि प्लस आपको पता है कि निगेटिव वैल्यू हमेशा पॉजिटिव वैल्यू से छोटी होती है, ऑलवेज इज लेस देन निगेटिव वैल्यू कंपैरिजन ऑफ द पॉजिटिव वैल्यू। तो ये -7 और ये +2, जब इस निगेटिव में पॉजिटिव को ऐड करेंगे तब वो चिन्ह क्या आएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये देखिए ये माइनस में है ना तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस में है ना तो ये माइनस हो जाएगा, यानी इसके आंसर क्या आएंगे 7 - 2। थोड़ा इसका हम डिटेल दे देते हैं कैसे आया 7 - 2। मैं यहाँ कहीं साइड में लिख लूं आपको दिखाने के लिए। चलिए -14 लाना है, यहाँ एक्स स्क्वायर कोष्टक के बाहर हम माइनस लिख दिए और कोष्टक में लिख दिए 7 - 2, यानी 7 में से 2 गया 5 और उसका बाहर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तो -5। x -14 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7x प्लस 2x -14 इज इक्वल टू 0। दो का समूह बना के क्या किया जाता है, कॉमन लिया जाता है। इसमें यदि आपसे कोई पूछे कॉमन क्या है तो आप क्या बोलेंगे x -7, और इसमें कॉमन क्या है +2 x -7। कॉमन का मतलब होता है क्या, भाग। इस पूरे में कॉमन क्या है x -7 x + 2 इज इक्वल टू 0 हुआ। तो अब देखिए ये माइनस में है
x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, माइनस इधर आएगा तो क्या बन जाएगा पॉजिटिव। ठीक, फिर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर माइनस 2। आपने क्या देखा, वही देखा ना जो मैं बताया। तो ये बहुत ही स्टैंडर्ड पॉइंट है। चलिए, द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। देखिए कहीं कहीं क्या होता है, जैसे मान लो मैं दो एग्जांपल उठा लेता हूँ, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और एक उठा दिया x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0। आप क्या देखा, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0, ये आप कर लेंगे, बट इसका फैक्टर नहीं हो पाएगा। ये भी द्विघात समीकरण से रिलेटेड है और ये भी द्विघात समीकरण से रिलेटेड है। इसमें और इसमें आप क्या अंतर देख रहे हैं, ये हम सरल कर लेंगे आसानी से, बट इसे नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसका फैक्टर नहीं होने वाला है। तो करना क्या पड़ता है कि एक श्रीधराचार्य सूत्र होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, एक श्रीधराचार्य सूत्र होता है। आइए देखते हैं कैसे आएगा। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है। हम क्या करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx बराबर माइनस c। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx बराबर माइनस c मैंने लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, मीन्स ax स्क्वायर प्लस bx बराबर माइनस c,